दिल्ली के बल्ली मारान में हिंदुस्तानी डिस्पेंसरी का नाम बदलकर आम आदमी पॉलीक्लिनिक किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में दिल्ली हुकूमत के वजीर इमरान हुसैन ने वजाहत दी है कि डिस्पेंसरी का नाम तब्दील नहीं किया जाएगा। वाज़ेह है कि 1990 में मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान के जरिए इस डिस्पेंसरी का क़याम अमल में लाया गया था। ये वो हिंदुस्तानी दवाखाना है जो 1910 में बना था और इसके बोर्ड को लेकर यानी कि इसका नाम तब्दील करने को लेकर एक पूरा तनाज़ा हो गया, एक विवाद हो गया। ये जो दवाखाना है ये बहुत ही पुराना है। जैसे मैंने बताया 1910 में इसको बनाया गया था। हकीम अजमल खां उनके ज़रिए से ये पूरी इमारत तामीर की गई थी। किस कदर शानदार इमारत है आप देख सकते हैं कि अभी भी इसकी जो शिकोह है, इसकी जो शौकत है वो अभी तक यहाँ पर आपको दिखाई देगी। इस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि इसके अंदर आयुर्वेद, होम्योपैथिक और यूनानी यानी तीनों जो तरीका इलाज हैं उनके ज़रिए से यहाँ पर इलाज होता था। लेकिन आपको यहाँ पर एक बड़ा सा बोर्ड जो पहले लगा होता था वो यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। 3 दिन पहले यहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया गया आम आदमी पॉलीक्लिनिक के नाम से, जिसके बाद ये पूरा विवाद हो गया। और इस विवाद के बाद हालांकि वो बोर्ड ज़रूर उतार लिया गया है लेकिन विवाद बरकरार है। कई तरह की सफाई आ रही हैं लेकिन ये बात ज़रूर है क्योंकि यहाँ पर जो बोर्ड लगा था वो क्योंकि नहीं है, उससे साफ पता चलता है कि जो बातें कही जा रही हैं वो सही हैं और उसी की वजह से ये सारा विवाद हो गया। कई यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो इस बात को लेकर के काफ़ी नाराज़ थे कि यहाँ पर ये जो बोर्ड लगाया है ये गलत हुआ है। क्या हुआ था, किस तरीके से बोर्ड लगा और किस तरीके से हट गया? ये यहाँ पे भाई आम आदमी पार्टी ने अपना लगा दिया था बोर्ड के, आम आदमी पॉलीक्लिनिक बनाने के नाम के उन्हें बोर्ड लगा दिया था। और उस पर भी जब पब्लिक ने विरोध किया तो हटा दिया गया। अब कह रहे हैं कि उसका हिंदुस्तानी दवाखाना नाम ही रखा जाएगा, दोबारा इसका रिनोवेट करके आएगा बोर्ड, वो बोर्ड लगेगा यहाँ पे। ये जो नाम बदला गया था उससे इतना विरोध क्यों हुआ? क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में है। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, हमारा ये मतलब है जो तारीखी नाम है हकीम अजमल खां, उनके नाम से हिंदुस्तानी दवाखाना ही चल रहा है, उसी का कायम रहे तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि बचपना हमारा यहीं गुजरा और यहीं सब कुछ हुआ है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो विवाद हुआ, ये पूरा जो तनाज़ा हुआ, हारून साहब की भी एक वीडियो आई और एक वीडियो पहले भी वायरल हुई थी, तो आम आदमी पार्टी इस मामले में उसका क्या कहना है? भाई, इसको इलेक्शन का वक्त करीब है, इस वजह से इशू बनाया जा रहा है और जो लोग इस मामले में आगे हैं वो हर मुद्दे पे कभी भी वीक पॉइंट पकड़ के इशू बनाया जाता है। ये हिंदुस्तानी दवाखाना है, रहेगा और है कि वो तो जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टाफ है उन्होंने बोर्ड लगा दिया था। अब मंत्री जी इमरान हुसैन जी के ऑर्डर पर वो बोर्ड हटा दिया गया है। तो एक बयान भी हालांकि जो यहाँ के वज़ीर हैं और यहाँ के रुकन असम्बली इमरान हुसैन हैं, दिल्ली सरकार में वज़ीर भी हैं, उन्होंने एक बयान भी जारी किया है और ये कहा है कि ठेकेदार की गलती से ये सारी चीज़ें हो गई थी, उसको दुरुस्त कर लिया गया है। ठेकेदार ने गलती से बड़ा बोर्ड लगा दिया था जिसको हटा दिया गया है। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो वहीं दिल्ली के साबिक वजीर हारून यूसुफ ने एक वीडियो जारी करते हुए नाम की तब्दीली पर सवाल उठाए। नाम बदला गया है। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों इसी फिराक में है कि किस तरीके से तारीख को बदला जाए। हकीम अजमल खान साहब जो जिनको मसीहुल मुल्क कहा जाता था, उनके नाम से मशहूर हिंदुस्तानी दवाखाने का नाम तब्दील कर दिया गया। दारुल हुकूमत दिल्ली में शिया बिरादरी की अहम तरीन दरगाह शाह मर्दा का तनाज़ा जोर पकड़ता जा रहा है। कई संगीन इल्जामात लगाए गए। आज दिल्ली में दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से तश्कील दी गई नई इंतजामी कमेटी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुरानी कमेटी अंजुमन हैदरी पर 200 करोड़ रुपए के घोटाले का इल्जाम लगाया गया। कमेटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके जनरल सेक्रेटरी सरफराज हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज साहब, आपने बहुत सारे आरोप लगाए, बहुत सारे इल्जामात लगाए, कहा कि हम इस मामले की जांच कराएंगे। 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ये 200 करोड़ रुपए घोटाला कैसे हो गया? 200 करोड़ रुपए का घोटाला ऐसे हुआ है कि 3 साल से ये लोग नर्सरी चला रहे हैं वहाँ पर, बगैर किसी परमिशन के, बगैर वक्फ बोर्ड की जानकारी में दिए हुए, और उससे तकरीबन 60-50 करोड़ रुपए माहाना का कारोबार है और ये इन्हीं के बयानों में दिया गया है। उसी से हमने वो बाइट निकाला है।
लेकिन एक सवाल ये है, दिल्ली वक्फ बोर्ड से अपना ऑडिट करा रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है ऑन रिकॉर्ड हैं, फिर ये घोटाला कैसे हो गया? सबसे पहली बात तो ये कि ये जो इन्होंने नकली ऑडिट करवाई है ये 2020 में करवाई है और सिर्फ 7 करोड़ रुपए का हिसाब दिया है। 7 करोड़ में भी 6 करोड़ 90 लाख रुपया खर्च कर दिया गया है, उसमें सीए की स्टैंप नहीं है। एक बात बताइए आप, 55 बीघा प्रॉपर्टी पर कोई भी आम आदमी ऑडिट कर सकता है? उसके लिए कोई सीए होना चाहिए, कोई सीए कंपनी होनी चाहिए, अकाउंट्स वाले होने चाहिए। अपनी तरफ से आपने लिख दिया 7 करोड़ आए और 6 करोड़ 90 लाख खर्च हो गए। जो पुरानी अंजुमन का कोई भी आदमी नहीं है इनके पास, इन्होंने कोई ना कोई एलिगेशन लगा के हर पुराने आदमी को इन्होंने वहां से हटा दिया। देखिए, ऐसा है कि ये टोटल एक उनकी वो षड्यंत्र है जिस षड्यंत्र के तहत वो ये सोचते हैं कि हम इनकी इमेज डिफेम करके और इनको रोक सकते हैं। देखिए, मैं सरफराज साहब जो जिनका आप नाम ले रहे हैं, 2012 में ये अंजुमन हैदरी में मैं वक्फ सेक्रेटरी था, जॉइंट सेक्रेटरी थे। जब मैं तमाम कोर्ट केसेस देखता था, इस नर्सरी का केस 2012 में हम जीत गए, तो सरफराज हुसैन के साथ में शबाब थे एक, और उनके साथ और कई लोग थे अंजुमन के जिन्होंने गद्दारी करी और नर्सरी वाले के साथ मिल गए। जब उसके सबूत सामने आए उसके बाद इन्हें अंजुमन से बाहर निकाल दिया गया था और ये 2012 से 2019 तक कहीं आपको दिखाई नहीं दिए होंगे। अब जब नर्सरी खाली हो गई है तो ये मैदान में निकल के वापस आए हैं। बिहार हुकूमत के 2 वजीर जे मिश्रा और नीरज बबलू ने मदारिस इस्लामिया की तालीम को दहशतगर्दी से जोड़ा है। इसको लेकर पूरे बिहार में सियासत शुरू हो गई है। एमआईएम के एमएलए व रियासती सदर अख्तरुल ईमान ने इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए वजीर आला नीतीश कुमार से मुतालबा किया है कि इस मामले पर सख्त कार्रवाई की जाए। अख्तरुल ईमान का कहना है कि मदारिस की तारीख और कारनामे से दुनिया वाकिफ है, लेकिन बीजेपी के लोगों को माहौल खराब करने की आदत हो गई है। अख्तरुल ईमान के मुताबिक जंग आज़ादी से लेकर आज तक मदारिस ने तालीमी तरक्की और समाज को बनाने का काम किया है। एमआईएम का कहना है कि हुकूमत को इस मामले में फौरी कार्रवाई करते हुए ये बताना चाहिए कि क्या हुकूमत वाकई सबके साथ इंसाफ कर रही है। बिहार की हुकूमत यानी मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार की क़यादत में चलने वाली हुकूमत के 2 वजीरों ने जिस तरह से गलत बयानी की है, नीरज कुमार बबलू जी और जीवेश मिश्रा जी ने मदरसे के ताल्लुक से यानी बिहार की अक़लियतों के ताल्लुक से जिस तरह की घिनौनी बयानबाजी की है और मदरसे की तालीम को देशद्रोही तालीम से जोड़ने का काम किया है, मैं उसकी कड़ी मजम्मत करता हूँ, निंदा करता हूँ। इन नादानों को यह मालूम नहीं है कि देश की आज़ादी में मुसलमानों का और उलमा का क्या रोल रहा है। 1857 की तहरीक आज़ादी में पेशावर से दिल्ली तक, दिल्ली से आसाम तक जो लोग फांसी के फंदे में लटके थे, अंग्रेजों ने जिसे के सीने पे गोलियां चलाई थी, ये उलमा ही थे और ये मदरसे ही के फारिकीन थे। इन्हें मालूम नहीं कि हजरत मोहानी कहाँ पड़े हुए थे। इन्हें मालूम नहीं कि मौलाना आज़ाद जो जेल के सलाखों में जाकर गांधी और नेहरू को आज़ादी की तहरीक में तवानाई बख्श रहे थे, वो भी मदरसे ही से उनका ताल्लुक था। इन्हें मालूम नहीं है कि कहती है अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत पे दे दो, ये मोहम्मद अली जौहर ये मदरसे ही के लोग थे। ये लोग ये ज़रअफ़सानी कर रहे हैं, फिरका परस्ती को फैला रहे हैं। और मैं वज़ीर आला मोहतरम से ये बात कहता हूँ कि वज़ीर आला मोहतरम, आप ये कहते हैं कि मैं बदनवानी को जीरो टॉलरेंस में मैं नहीं कर सकता हूँ, मैंने बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, आप जर्रा बराबर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बदनवानी सिर्फ माली बदनवानी नहीं है, अफसरों की रिश्वतखोरी और ठेकेदारों की कमीशन खोरी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी बदनवानी इस मुल्क में है वो ये है कि आइन की रूह को जर पहुंचाना। भारत की आत्मा ये हमारा संविधान है। संविधान का सेकुलर आइन किसी मजहब के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं देता है। अपने आस्था की पैरवी और दूसरे की आस्था का आदर ये हमारा मूल सिद्धांत है। इन्होंने इस तरह की जबान दराजी करके न सिर्फ बिहार की अक़लियतों को बल्कि करोड़हा मदरसे से ताल्लुक रखने वाले मुल्क के बाशिंदों को जर पहुंचाई है। इसलिए अगर आप बदनवानी के खिलाफ हैं तो फौरी तौर पर ऐसे वजीरों को वजारत के से बाहर का रास्ता दिखाइए। अगर मंत्रिमंडल से आप नहीं निकालते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि सरकार की कहनी और कथनी में बड़ा फर्क है। मुझे खबर है अभी इस बात की कि इस बयानबाजी को रोकने के लिए इसके खिलाफ आपके कुछ जिम्मेदार लोग बयान दे रहे हैं, आपके वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको साफ कहना चाहता हूं कि इस पर लापापोती करने की जरूरत नहीं है। आपने कई बार माजी में कुर्बानी दी है और आपने कहा है कि मैं कुर्सी से मोहब्बत नहीं करता हूं। कुर्सी के खौफ से बेनियाज होइए
और ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाइए। बिहार की में जो गंगा जमनी तहजीब अब तक बची हुई है उसको बचाए रखिए, मुनाफरत का माहौल पैदा होने मत दीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने एएमयू एक्ट को कैदी बना रखा है। उनका बतौर वाइस चांसलर मुद्दत पूरी होने में महज 3 महीने बाकी हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने नए वाइस चांसलर के लिए कोई प्रोसीडिंग शुरू नहीं की है। इस ताल्लुक से एएमयू के साबिक तालिबे इल्म और डोनर प्रोफेसर जसीम मोहम्मद ने सदर जमहूरिया हिंद को एक खत लिखते हुए वाइस चांसलर पर मुतादिद इल्जामात आयद किए हैं। प्रोफेसर जसीम ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि एएमयू की सुप्रीम गवर्निंग बॉडी एएमयू कोर्ट में तकरीबन 140 नशिस्तें खाली हैं। वहीं एएमयू की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 19 नशिस्तें खाली हैं। जब तक इन नशिस्तों पर इलेक्शन करा के पुर नहीं किया जाएगा तब तक नए शेखुल जामिया को लेकर कोई काम नहीं शुरू हो सकेगा और इस काम में वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत ताख़ीर कर रहे हैं। जनवरी 2022 को मैंने दानदाता होने के नाते अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हमारे जो विजिटर हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के राष्ट्रपति महोदय को मैंने एक पत्र लिखा है जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री तारिक मंसूर साहब और उनके द्वारा जो चयन प्रक्रिया है नए कुलपतियों का उसमें बाधा उत्पन्न करना, एएमयू के कोर्ट और ईसी का इलेक्शन न करवाने का एक षड्यंत्र रचना, इस सिलसिले में मैंने एक शिकायती पत्र राष्ट्रपति जी को लिखा है। उसमें हमने राष्ट्रपति जी को ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश की है जिसमें तारिक मंसूर जो कुलपति हैं मौजूदा हमारे, उनका टेन्योर 16 मई 2022 को ख़त्म हो रहा है। तो इस सिलसिले में एएमयू के कोर्ट का तकरीबन 140 मेंबर हैं जिसका इलेक्शन होना है। तकरीबन 18 से 19 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जिसका इलेक्शन होना है। इनका इलेक्शन होने के बाद ही एएमयू के नए वाइस चांसलर के जो है वो चयन प्रक्रिया शुरू होना है इलेक्शन प्रोसेस को। तो अभी वक्त है 3 महीना 100 दिन है, लेकिन अभी तक वाइस चांसलर ने कोई इलेक्शन कराने का इसी का और कोर्ट का अभी तक कोई डिक्लेयर नहीं किया है और न ही हमें लगता है कि एक बहाना है और यूनिवर्सिटी खामोश है। और इस सिलसिले में हमने राष्ट्रपति जी को एक पत्र लिखा है कि तारिक मंसूर द्वारा एएमयू एक्ट को बंधक बना लिया गया है। गाजियाबाद के साहिबाबाद असेंबली हल्के में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी उम्मीदवार के हक में घर घर वोट मांगे। एमआईएम ने साहिबाबाद से पंडित मनमोहन झा को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस मौके पर ओवैसी ने कहा कि मजलिस मुल्क के तमाम तबकात और समाज के हर फर्द को साथ लेकर चलना चाहती है। यूपी में कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं दिखता। हम तरक्की की बात करते हैं जबकि बीजेपी फिरका वाराना माहौल बनाने की कोशिश करती है। जब आप इलेक्शन लड़ते हैं जो भी पार्टी का कैंडिडेट होता है आपका उनसे मुकाबला होता है, आप किसी को इनसे नहीं कह सकते। यहाँ पर हमारे पंडित जी कैंडिडेट हैं और हमारी कोशिश ये है कि इनको पूरा समर्थन मिले। विधानसभा के हर तबके के बरादरी के लोग वोट देकर इनको यहाँ का विधायक बनाए। तो हमारा मुकाबला सबसे है। योगी जी ने अभी बयान दिया तमंचो वालों को अभी भी दिया जा रहा है टिकट, 10 तारीख के बाद इन्हें भी देखेंगे, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो टेनी क्या कर रहा है, मंत्री है ना वो तो, और उनके अभी मौजूदा 100 विधायक में तो 30% में तो केसेस है। ये देखिए ये सवाल गलत है, ये उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी और 10 तारीख के बाद आप पूछिए हम बताएंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि दिल्ली से आ रही। गुजरात एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। मौलाना कमर गनी उस्मानी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। किशन भरवाड़ कत्ल का ये मामला है जिसमें मौलाना कमर गनी को गिरफ्तार किया गया है। गुजरात एटीएस की टीम ने दिल्ली से मौलाना कमर गनी उस्मानी को गिरफ्तार किया है। कमर गनी उस्मानी पर आपको बता दें कि भड़काऊ, इश्तियाल अंगेज बयान और किशन की कत्ल के मामले में जो मुलजिम बनाया गया था शब्बीर, उसको उकसाने का इल्जाम है। अब गुजरात के अहमदाबाद के धंधुका में किशन भारवाड़ नामी एक शख्स का कत्ल हुआ था। अब इस मामले में गुजरात एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। गुजरात एटीएस ने मौलाना कमर गनी उस्मानी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। ये पूरा मामला किशन भरवाड़ कत्ल
इससे जुड़ा हुआ है। किशन भरवाड़ नाम का एक शख्स था जिसका कत्ल हुआ था। इस मामले में गुजरात एटीएस को बड़ी कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। राजधानी भोपाल के बैरसिया की एक गौशाला में एक साथ 60 से ज्यादा गायों की मौत का मामला सामने आने के बाद हंगामा हो गया है। मकामी लोगों के साथ साथ हिंदू तंजीमों ने मौके पर जहां पहुंचकर एहतजाज किया और गौशाला के मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। वहीं गायों की मौत और हंगामा होने के बाद भोपाल जिला कलेक्टर अविनाश लावन्या ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और गौ सेवा भारती गौशाला पर कार्रवाई करते हुए वहां रिसीवर की तकर्री कर दी है। गौशाला बीजेपी लीडर निर्मला शांडलिया की बताई जा रही है। मामले को लेकर मकामी लोग और जिला कलेक्टर अविनाश लावन्या कुछ इस तरह अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। जब हम सुबह हम 9 बजे आए थे, 9:30 बजे हम सब ग्रुप के लोग, तो यहाँ पे जानकारी मिली जहाँ पे 250-300 मवेशी मरी हुई पड़ी हैं और यहाँ कुआ के अंदर 200-250 और उसके अंदर 300 होंगे बल्कि गैया उनके अंदर है। उसके ऊपर जाली लगी हुई है लकड़ियों की, तो उगाड़ के देखी उसके अंदर गऊ है। तो प्रधान से निवेदन करता हूँ कि इसके ऊपर कार्रवाई हो। गौ सेवा गौशाला जो कि एक निजी गौशाला है, निर्मला शांडिली जी द्वारा जो संचालित है, उसका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में ये पाया गया कि जो गाय समय समय पर जिनकी मृत्यु होती रहती है उनका विधिवत क्रियाक्रम जो किया जाना चाहिए वो उनके द्वारा नहीं किया गया है। उनको ऐसे ही खुले में छोड़ दिया गया है, जो कि एक बहुत ही गलत और अमानवीय कृत्य है। इसको देखते हुए उनसे गौशाला का जो संचालन है वो ले लिया गया है। सीईओ जनपद जो है उनको रिसीवर नियुक्त करते हुए गौशाला के संचालन के लिए ताकीद किया गया है। साथ ही साथ वहाँ और भी बहुत सारी गायें हैं जो वहाँ गौशाला में हैं, उन सबका इमीडिएटली मेडिकल कैंप लगा के मेडिकल परीक्षण करने के निर्देश दे दिए गए हैं और अन्य सभी व्यवस्थाएं करने के लिए कह दिया गया है। इसके साथ कार्रवाई होगी। इसके साथ ही जो कुछ गायें हैं जिनकी की डेथ अभी पिछले कुछ समय की हुई, उन सभी का पोस्टमार्टम करने के लिए भी टीम को लगा दिया गया है। पूरे मुल्क में जहां एक जानिब आज के दिन बाबा कौम महात्मा गांधी की यौम शहादत पर उन्हें खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी रहा, वहीं दूसरी जानिब ग्वालियर में हिंदू महासभा के जरिए गोडसे भारत रत्न सम्मान से 5 लोगों को सरफराज किया गया। ग्वालियर हिंदू महासभा के ऑफिस में संत कालीचरण समेत 5 लोगों को गोडसे भारत रत्न एजाज से सरफराज किया गया। हिंदू महासभा के जरिए गोडसे आपटे स्मृति दिवस के मौके पर मुनक्किदा तकरीब में जहां एजाज तकरीब का इनेकाद किया गया, वहीं हिंद पाक को एक करने का भी अहद किया गया। वहीं बीजेपी ने गोडसे भारत रत्न सम्मान के इनेकाद को सरफिरे लोगों की तकरीब से ताबीर किया है। अखिल भारत हिंदू महासभा जिला ग्वालियर के तत्वाधान में आज हिंदू महासभा के निजी भवन में सम्मान समारोह जो श्री नाथूराम गौडसे और नारायण आपटे जी के भारत रत्न से सम्मान 5 लोगों को दिया गया, जिसमें जो है संत श्री कालीचरण जी महाराज का सम्मान श्री प्रमोद लोपात्रे जी को दिया गया है और 4 जो ग्वालियर के जेल में जिन्होंने गोडसे मंदिर बनाने के बाद पूजा अर्चना पर जिन्हें जेल यात्राएं सहन करनी पड़ी, वो 4 श्री किशोर महावर, श्री नरेश वाथम, श्री आनंद महावर, श्री पवन महावर को जो है जेल की यात्राएं हुई। इसलिए हिंदू महासभा ने उन्हें गोडसे आपटे भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया। हमने ये शपथ ली है कि हम चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान एक हो और अखंड भारत का निर्माण हो। इसका संकल्प हिंदू महासभा कार्यालय में आज लिया गया। देखो साहब, इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और कुछ लोग सिरफिरे टाइप के हो जाते हैं, इसलिए प्रसिद्धि के लिए, चर्चा के लिए इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। भारत रत्न देने का अधिकार ना मुझे है ना आपको है, उसकी एक व्यवस्था है। लेकिन इस प्रकार के लोगों को समझ लेना चाहिए कि भारत का संविधान हत्यारे को हत्यारा ही मानता है और इस प्रकार के लोग गांधी जी के हत्यारे को महिमा मंडित करते हैं। उनकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। दूसरे गांधी जी के वैचारिक हत्यारे कांग्रेसी, जो गांधी के नाम पर लगातार सत्ता में बने रहे, समाज को भावनात्मक शोषण करते रहे और गांधी जी के विचारों की हत्या करते रहे। गांधी जी के विचारों की स्थापना यदि किसी ने की है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने की है।
कर्नाटक के नारगुंड शहर में मुस्लिम नौजवान के कत्ल के वाक़े पर रियासत की अहम मुस्लिम तंजीमों ने अफसोस का इजहार किया। इस मामले में गिरफ्तार हिंदू तंजीमों के कारकुनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी हिंद, कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज और APCR के वफद ने हाल ही में गदग जिले के नारगुंड शहर का दौरा किया। मकतूल समीर शाहपुर के अहले खाना को जमीयत उलमा और जमात इस्लामी ने 50-50 हज़ार रुपये, जबकि शदीद तौर पर जख्मी नौजवान को 25,000 रुपये की माली मदद दी। जिसके बाद ये दोनों लड़के जो है वो उनका कोई ताल्लुक ये 2 दिन से चल रहे इस इख्तिलाफ से बिल्कुल नहीं था। वो अपने घर रवाना हो रहे थे, सिर्फ ताज्जुब और नफ़रत की बुनियाद पर उन पर हमला किया गया। और ये जो मुतासिर, एक का तो खैर इंतकाली हो गया, दूसरे जो है वो ज़ेरे इलाज हैं। तो दोनों के घराने भी जो है वो इंतहाई मुफलिस घराने हैं और ज़रूरतमंद तबके से उनका ताल्लुक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह जो वफ़द गया था उसमें जमात इस्लामी ने भी, जमीयत उलमा ने भी माली ताउन किया है। जिनका इंतकाल हुआ उनको 50-50 हज़ार रुपये दोनों जमातों से, और ज़ख्मी ज़ेरे इलाज जो है उनको 25-25 हज़ार रुपये दोनों जमातों से दिए गए हैं। नारगुंद के मामले में ऐसा हमें नज़र नहीं आता है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि चूंकि हमारा ये पूरी टीम जब विज़िट करी तो एक तरह का सन्नाटा है, ख़ास करके मुस्लिम एरिया के अंदर। हम कई गली और मोहल्ले में हमें जाने का मौका मिला है, सन्नाटा है पूरी तरह से, कोई आदमी कोई बात कहने के लिए तैयार नहीं है। और उन्हें डर भी है और खौफ भी है कि हमारी ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज कोई और ना बन जाएँ, कोई माने कोई और ना पहना सके। ये भी वहाँ का माहौल बना हुआ है। आप ज़रा सोचिए कि जिनके घर में ज़ख्मी है, शमशीर जो ज़ख्मी हैं, उनके ख़ानदान के लोग भी कोई बात कहने के लिए तैयार नहीं हैं। जो इंतखाबात जिन रियासतों में होने जा रहे हैं और हमारी इस रियासत में भी आइंदा साल इंतखाबात होने वाले हैं, उससे फ़ायदा उठाने के लिए इस माहौल को बनाए रखना, ये काम ऐसा लगता है कि कुछ ताकतें कर रही हैं। लेकिन हुकूमत की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस माहौल को बिगड़ने से वो बचाए और हर एक शहरी का तहफ़्फ़ुज़ उनके ज़िम्मे है। उसमें यह हुकूमत बाबा कौम महात्मा गांधी की यौम शहादत के मौके पर सर्वधर्म सद्भावना मंच के ज़ेर एहतमाम भोपाल में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। भोपाल गांधी भवन में मुनक़्क़दा प्रोग्राम में मध्य प्रदेश के गवर्नर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलने की तलक़ीन की। प्रोग्राम में बिला लिहाज कौम व मिल्लत सभी मज़ाहिब के रहनुमाओं ने शिरकत की और बाबा कौम को अपनी अक़ीदतों का नजराना पेश किया। प्रोग्राम में गांधी जी की यौम शहादत के मौके पर गांधी भवन के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़दा मज़मून नवीसी मुकाबले के कामयाब तलबा को एजाज़ से भी सरफराज किया गया। मैं समझता हूँ कि बापू को जो पसंद है, अपने जो बार बार सुनते हैं और मन को जो भाता है उसी तरह जो जिएंगे, तो मैं समझता हूँ कि बापू को सच्ची श्रद्धांजलि वही है। सच्चा अर्थ समझकर बापू की जो जीवन प्रेरणा लेकर अपन जिएंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो अपनी सच्ची श्रद्धांजलि उन तक जहाँ भी होगा उनका आत्मा। बाबा कौम महात्मा गांधी की यौम शहादत के मौके पर भोपाल में तहरीक आज़ादी और बाबा कौम की खिदमत पर ख़ुसूसी नुमाइश का अहतमाम किया गया। बेनज़ीर अंसार एजुकेशन की सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम भोपाल कोह फ़िज़ा के औसिया अपार्टमेंट में मुनक़्क़दा ख़ुसूसी नुमाइश में जहां तहरीक आज़ादी के हवाले से गांधी जी और दिगर मुजाहिदीन आज़ादी की तस्वीर को पेश किया गया, वहीं भोपाल से गांधी जी के ख़ास रिश्ते को भी नुमाइश में नुमाया तौर पर पेश किया गया। गांधी जी का भोपाल से ख़ास रिश्ता था। गांधी जी भोपाल में नवाब हमीदुल्लाह खान के मेहमान थे और उन्होंने भोपाल इकबाल मैदान में चरखा भी चलाया था, तो बेनज़ीर ग्राउंड में इन्होंने अवामी जलसे से खिताब किया था। गांधी जी और तहरीक आज़ादी के हवाले से नुमाइश के इनेकाद का मकसद नई नस्ल को आज़ादी के हीरो और बाबा कौम की खिदमत से वाकिफ़ कराना है। इकबाल से उनका बहुत गहरा ताल्लुक़ था। वो 1929 में यहाँ पे आए थे। आने के बाद यहाँ पे राहत मंजिल में ठहरे थे। इकबाल मैदान में जो
खिरनी वाली बगिया कहलाती, वहाँ पे उन्हें चरखा काता था और साथ ही गुजराती भवन में उन्होंने वहाँ पे भी ठहरे थे। उनका बहुत गहरा ताल्लुक था। आज हम देख रहे हैं कि गांधी और गांधीज़म को या उनकी आइडियोलॉजी को जो है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते हैं न्यूज़ 18 उर्दू। दीजिए इजाज़त। आदाब।